गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे घर पर। और हाँ जी बच्चे, अब आपके SA1 आने वाले हैं। 15 सितंबर से स्टार्ट है, जिसका सिलेबस और डेट शीट ऑलरेडी आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस भी है। तो आप अपना तैयारी करनी शुरू कर दो। जो साथ साथ चैप्टर्स चल रहे हैं उनकी रिवीजन करो, लाइव क्लास में डाउट्स अपने क्लियर करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगर कोई और भी ज़्यादा डाउट है तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो। हाँ जी बच्चे, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्रिया और काल का चैप्टर नंबर 6 किया था, जिसके अंदर पहली वीडियो में मैंने क्रिया समझाया, साथ में बुकोर, देन उसके बाद काल समझाया और उसका बुकोर। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ग्रामर का चैप्टर, आपका चैप्टर 7 है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि विकारी और अविकारी का अर्थ क्या होता है। तो विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन होना, कोई विकार उत्पन्न हो शब्दों के अंदर। शब्दों के अंदर विकार या कोई परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी वो होता है जिनके द्वारा कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन ना होना वो अविकारी है, और विकारी जिसमें परिवर्तन हो, ये दोनों चीज़ें हैं। तो जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों के रूप में होता है। इनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, बच्चे आप देख सकते हो, एक वचन, बहुवचन। अब ये चेंज कैसे हो रहा है, देखो संज्ञा में मैंने ले लिया लड़का, लेकिन जब मैं इसको बहुवचन में करूंगी तो वो बन जाएंगे लड़के। चेंज हो रहा है, इसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। सर्वनाम में मैंने ले लिया वह बहुत अच्छा है, तो अगर बहुत जनों के बारे में बहुवचन में बात करनी है तो वे, उसके लिए उन। इसी तरीके से विशेषण में भी परिवर्तन आ जाएगा। विशेषण हम बोलते हैं कि वह अच्छा घर है, तो वे अच्छे घर हैं, अच्छे आ जाएगा, अच्छा का अच्छे बन जाएगा, चेंज हो गया वर्ड। क्रिया में लड़का खेलता है, लेकिन जब मैं इसको बहुवचन में करूंगी तो लड़के खेलते हैं, ये नहीं बोलूंगी कि लड़का खेलता है। तो इस तरीके से चेंज है। संज्ञा में क्या है, लड़का, लड़का खेलता है, तो बहुवचन में बोलेंगे लड़के खेलते हैं। ये नहीं बोलूंगी कि लड़का खेलते हैं, ये गलत है, लड़के खेलते हैं। इट मीन संज्ञा भी चेंज हुई है। संज्ञा क्या है, लड़का है। उसके बाद है सर्वनाम, वह खेलता है, तो वह को मैंने चेंज करना है बहुवचन में, वे आ गया। वे खेलता है नहीं आएगा, वे खेलते हैं। उसका घर हमारे घर के पास है, तो जब मैं ज्यादा जनों की बात करूंगी तो उनके घर हमारे घर के पास है, उनके ज्यादा आ जाएंगे। इस तरीके से विशेषण का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है और क्रिया का एग्जाम्पल दिया है। अविकारी शब्द मैंने आपको बोला है कि जिसमें शब्दों के अंदर कोई विकार या परिवर्तन ना हो। इसमें कैसे विकार या परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि वहां मैंने बोल दिया कि लड़का खेलता है तो लड़के खेलते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में है कि लड़का धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे से दौड़ता है, तो धीरे से क्या है, क्रिया विशेषण है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लड़के धीरे से खेलते हैं, धीरे से दौड़ते हैं, तो क्या है, जो धीरे से है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ एग्जाम्पल है, लड़का धीरे से अंदर आया, लड़का धीरे से अंदर आया। लेकिन अगर मैं इसको बहुवचन में चेंज करूंगी तो लड़के धीरे से अंदर आए, धीरे से में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के अंदर। अविकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के रूप में कोई ना विकार हो ना ही कोई परिवर्तन हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। हाँ जी बच्चे, विकारी और अविकारी शब्द समझने के बाद विकारी शब्द के अंदर कौन से शब्द आते हैं और अविकारी के अंदर कौन से आते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। विकारी शब्द के अंदर आएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन होते हैं जब हम करते हैं इसको। यानी कि अगर हमने संज्ञा में कन्वर्ट किया है और उधर से एक वचन और बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो बहुवचन में जाके वो चेंज हो जाएगी संज्ञा। इस तरीके से अविकारी शब्द के अंदर कौन से ऐसे आते हैं
क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ये अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। अब हम सबसे पहले ये फर्स्ट टॉपिक करेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने विशेषण पढ़ा हुआ है। विशेषण है कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। ये दो वाक्य हैं, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दोनों चीजें हैं। तो दोनों में जो तेज है वो क्या है? विशेषण है। अगर मैं घोड़ा तेज दौड़ता है तो वो घोड़े का विशेषण है, तेज दौड़ता है। अगर मैं दौड़ने में लूँ कि क्रिया क्या है? तेज दौड़ना, तो यहाँ क्रिया की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। दोनों में डिफरेंस है। अगर अकेला विशेषण देखना है तो हम घोड़े का देखेंगे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है विशेषण। और अगर मैं क्रिया विशेषण करूं तो मैं दौड़ना देखूंगी। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ना क्या हो गया? उसका क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्रिया होती है, तो क्रिया को उसकी विशेषता बता रहा है तेज करके, तो इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि के बारे में बताता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो हो गई एक आम नॉर्मली हमारे वर्डिंग के अंदर परिभाषा इसकी। लेकिन अगर हम इसको सही ढंग से करें तो ये इसका क्या है कि जो शब्द काल, स्थान, रीति व मात्रा आदि को लेकर साथ में उसकी विशेषता बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है, वह कल यहाँ आया था। वह कल यहाँ आया था, तो इसमें कल क्या है? कल आने का समय बता रहा है। कल, कल को मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये आने का समय बता रहा है। दूसरा है, वह दिल्ली जाएगा। वह दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली क्या है? जाने का स्थान है कि जहाँ उसने जाना है। तो यहाँ पे इसने समय बताया, यहाँ पे उसने स्थान बताया। तीसरे में है, राम धीरे धीरे चल रहा था। राम कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। चलने का ढंग बता रहा है, तो वो रीति हो गई। तो धीरे धीरे क्या है? चलने का ढंग बता रहा है, वो रीतिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो ये हमें तीनों चीजों के बारे में बता रहा है। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि की विशेषताएं बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको वह कल यहाँ आया था, तो इसका बता दिया। समय, समय क्या होता है? कालवाचक। तो इसको सबसे पहला इसकी जो भेद है वो क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा मैंने लिया है, वह दिल्ली जाएगा, जाने का स्थान। तो यहाँ दूसरा इसका भेद क्या आ जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है कि उसका ढंग क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चल रहा था, राम धीरे धीरे हंस रहा था, वह धीरे से अंदर आया, वह तेजी से दौड़ गया। तो उसके करने का, काम करने का ढंग कैसा था, वो हमें उसकी रीति के बारे में बता रहा है। रीति क्या होती है? ढंग होता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण तीसरा इसका आ जाएगा। वह बहुत कम बोलती है। बहुत कम, हमें मात्रा में पता चल रहा है कि वह बहुत कम बोलती है। तो जो बहुत कम है वो कितना बोलती है, इसमें जो परिमाणवाचक आएगा कितना में क्वेश्चन बनेगा। तो कितना बोलती है? बहुत कम बोलती है। तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो इसका 4th भेद है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चे, अब हम करेंगे क्रिया विशेषण का पहला भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया शब्द कार्य के होने का समय या काल के बारे में बताएं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कि हमें समय का पता बताएं उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, तो अब अगर मैं कल पे लगा रही हूँ तो वो कालवाचक है, लेकिन अगर मैंने दिल्ली को रेखांकित किया है तो वो क्या हमें शो कर रहा है कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के करने या होने के समय काल के बारे में बताए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह हमेशा लड़ता रहता है, तो हमेशा को मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो हमेशा का मतलब कि हर पल पूरा टाइम लड़ता रहता है, तो वो समय के बारे में बता रहा है, तो इसको हम कालवाचक विशेषण के अंदर लेंगे। वह रोज अखबार पढ़ता है, रोज को लगा दिया तो रोज क्या है, डेली अखबार पढ़ रहा है वो, तो वो भी समय बता रहा है, तो कालवाचक। लगातार बारिश हो रही है, तो लगातार क्या है, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर है। कल, परसों, अगले हफ्ते, इन दिनों, 1 घंटे, 10 बजे आदि। मैं 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, तो मैंने 10 बजे को अंडरलाइन कर दिया, तो वो टाइम बता रहा है, हमें प्रॉपर सामने टाइम दिख रहा है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आता है। और एक इसकी ट्रिक और है, कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए अगर आपको कोई वाक्य दिया है कि मैं 10 बजे तक आपके घर आऊँगा, तो ये आ जाएगा कि आप हमारे घर कब आओगे। इसका क्वेश्चन कालवाचक क्रिया विशेषण का क्वेश्चन कब से बनेगा, कब, इसके अंदर कब लगा के क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें हमें आंसर भी मिल जाए, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं परसों दिल्ली आऊँगा, तो मैंने परसों को अंडरलाइन कर रखा है, तुम दिल्ली कब आओगे, तुम दिल्ली कब आओगे, तो कब से क्वेश्चन बन रहा है, तो परसों, तो फिर परसों मैंने आंसर दे दिया परसों, तो वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इस तरीके से हम दूसरा इसका करेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कालवाचक है वैसे स्थानवाचक है। जो क्रिया विशेषण शब्द हमें कार्य के होने के स्थान के बारे में बताए उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि मैं परसों दिल्ली आऊँगा, तो मैं दिल्ली क्या है, स्थान है जहाँ वो जा रहा है। अगर मैं दिल्ली को रेखांकित कर रही हूँ तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो तुम परसों कहाँ जाओगे, इसका क्वेश्चन किससे बनेगा, कहाँ से। स्थानवाचक का क्वेश्चन बनेगा कहाँ या किधर, दोनों दो होंगे। तुम परसों किधर जाओगे, तुम परसों कहाँ जाओगे, दोनों से प्रश्न बन रहा है, तो इसका आंसर परसों दिल्ली जाऊंगा। कहाँ का आंसर मिल गया, दिल्ली, तो वो क्या बन गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द कार्य के होने के स्थान के बारे में बताए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ वो भी स्थान है, स्थानवाचक। घर से बाहर मत निकलो, बाहर को अंडरलाइन कर दिया, ये भी स्थानवाचक है। घर के आगे पार्क है, आगे को अंडरलाइन कर दूंगी तो वो क्या है, वो भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घर के पीछे अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो वो भी आ जाएगा स्थानवाचक। यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, चारों ओर, घर में, हर जगह फूल ही फूल है, तो हर जगह क्या है, जगह का नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ ही ढंग या तरीका होता है। जो क्रिया विशेषण शब्द हमें कार्य के करने के ढंग के बारे में, तरीके के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बताए उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काम कैसे हुआ, काम कैसे हो रहा है, जिसके अंदर वो ढंग बताएगा तो वो रीतिवाचक। तो इसका प्रश्न किससे बन रहा है, कैसे से, तो वह जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो आप बच्चे पूछोगे कैसे पढ़ो,
मैं फिर दोबारा से ये बोलूँगी कि ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो ध्यान पूर्वक क्या हो गया, उस कैसे का आंसर हो गया कि किस तरीके से पढ़ना है। तो तरीका बता रही हूँ मैं कि ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कार्य के होने का तरीका, ढंग, गुण, प्रकार के बारे में बताए, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह रोते रोते हंस पड़ा। वो कैसे हंस पड़ा, रोते रोते। धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तरीका बता रहा है वो कि वो कैसे चल रहा था। कैसे से प्रश्न बन रहा है, तेज, ध्यानपूर्वक, रोते रोते, धीरे धीरे, ये सारे ढंग हैं, ये सारे तरीके बताए गए हैं। तो इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ जी बच्चे, क्रिया विशेषण का 4th पार्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से, परिमाण के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इससे हमें मात्रा का पता चलेगा कि मात्रा कितनी, कम लोग, ज़्यादा लोग, बहुत रोया, कम रोया, बहुत हंसे, खूब पिटाई की, इस तरीके से हमें पता चलता है। तो ये जो शब्द हैं जो मैंने अभी लिए हैं, बहुत, खूब, कम, तो ये क्या है, ये हमें मात्रा का पता बता रहे हैं। कितना, वह कितना हंसी, वह खूब हंसी। तो इसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, कितना दूध चाहिए, तो कितना से क्वेश्चन बनेगा, तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमें मात्रा के बारे में बताते हैं, जैसे कम, थोड़ा, बहुत, खूब आदि, ये इसके उदाहरण हैं। इसका आंसर है तुम बहुत बोलते हो। बहुत, कितना बोलते हो, बहुत बोलते हो, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह थोड़ा शर्माई, वह कितना शर्माई, थोड़ा शर्माई, तो वह थोड़ा सा शर्माई, तो थोड़ा क्या है, ये भी क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सीता खूब हंसी, कितना हंसी, खूब हंसी, तो ये भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण है। तो इसी तरीके से बच्चे, आप ये क्रिया विशेषण के चारों भेद मैंने आपको एक एक समझा दिया, तो आप अच्छे से इसको करना। जो भी कोई डाउट हो तो आप लाइव क्लास में भी मेरे से पूछ सकते हो। तो अब हम आगे इसका जो करेंगे वो है संबंध, संबंध सूचक, कहने का अर्थ संबंध बोधक, वो हम करेंगे। उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी बच्चे, हमने क्रिया विशेषण के भेद पढ़े हैं। अब हम उसका 2nd पार्ट करने जा रहे हैं, संबंध सूचक। संबंध सूचक क्या होता है? संबंध का अर्थ क्या होता है कि दो संज्ञाओं के अंदर जो संज्ञा शब्द हैं उनमें संबंध स्थापित करना, उनको हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी इसी प्रकार से है, दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक कहते हैं। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध सूचक कहते हैं। अब दो संज्ञाएं कौन सी? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मेरा घर पार्क के सामने है। मेरा घर पार्क के सामने है। घर और पार्क दोनों क्या हो गए? संज्ञा हो गई। तो इसके साथ जो के सामने है, ये क्या है? के सामने क्या है? ये संबंध सूचक है। मेरा घर पार्क है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है इस वाक्य का। लेकिन अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि मेरा घर पार्क के सामने है, के सामने, उसको आपस में संबंध बता रहा है कि मेरा घर पार्क के सामने है। इससे हमें पूरा वाक्य क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है इस वाक्य की कि मैं इस वाक्य में क्या कहना चाह रही हूँ। तो संबंध सूचक जो शब्द होते हैं वो संज्ञाओं के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे कि हमें पूरा वाक्य स्पष्ट होता है। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली मेज बैठी है तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर मैं के नीचे कहूँगी तो वो क्या है? वो बिल्ली का मेज के साथ, बिल्ली भी संज्ञा हो गई और मेज भी संज्ञा हो गई। दोनों संज्ञाएं हैं, दोनों संज्ञाओं शब्दों के अंदर जो संबंध बना रहा है वो के नीचे है। तो यहाँ पे बिल्ली मेज के नीचे है, तो ये क्या है? बिल्ली और मेज संज्ञा और के नीचे संबंध उनमें। तो ये वाक्य पूरा स्पष्ट हो रहा है। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। और संबंध सूचक के अंदर एक बात और है कि कभी भी ऐसे खाली ऊपर नीचे
और आगे पीछे नहीं आता। इसके साथ संबंध के साथ हमेशा के आता है। जो मैंने आपको कारक शब्द करवाए थे उसके अंदर एक टेबल में बताया था कि संबंध का के की से होता है। तो अगर के लगेगा, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के आगे, के पीछे, तो ये क्या है? ये संबंध सूचक शब्द है। इनको लगाने से ही हमारा वाक्य क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। चारों एग्जाम्पल में आप देखिए के सामने, के आगे पीछे है। मेरा घर पार्क के सामने है। पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। बिल्ली मेज के नीचे है। रान के घर के पास क्या है? मेरा घर है। तो के पास भी क्या है? संबंध सूचक शब्द है। अब अगर आपको क्रिया विशेषण बोला जाए, क्रिया विशेषण को आपने संबंध सूचक में कन्वर्ट करना है, उसमें आपको डिफरेंस बताती हूँ। उसमें मैंने उसमें वाक्य लिया है कि वह अंदर गया। वह अंदर गया, इसके अंदर कोई संबंध सूचक नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्रिया विशेषण वाक्य है। तो अगर मैं बोल दूं कि वह घर के अंदर गया, तो के अंदर आ गया, तो वो के अंदर क्या है? संबंध सूचक शब्द है। वह घर के अंदर गया, तो ये संबंध सूचक वाक्य बन गया है। तो क्रिया विशेषण और संबंध सूचक का मैंने डिफरेंस भी बताया है और आपको संबंध सूचक के बारे में बता दिया कि दो संज्ञाओं के शब्दों में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक शब्द कहते हैं। हाँ जी बच्चे, हमने संबंध सूचक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द होते क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हमारे दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वाक्यों या वाक्यांशों, वाक्यांश क्या होते हैं? जो आधे अधूरे होते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया पंजाबी या संस्कृत में से कोई एक विषय चुन लो। अब ये दो वाक्यांश, इसके अंदर वाक्यांश हो गया पंजाबी या संस्कृत, तो ये दो शब्द हो गए। दो शब्द, दो वाक्य, दो वाक्यांश। इनको आपस में जोड़ने के अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, मगर, परंतु आदि ये जो शब्द हैं। इसके अलावा और भी कई योजक शब्द होते हैं, इनको योजक भी कहते हैं कि जो जोड़ते हैं आपस में। तो और भी कई योजक शब्द हैं जो हम आगे बड़ी वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने इतने जो बताए हैं इनमें से ही आप अच्छे से कर लेना इनको। अन्यथा भी है, अथवा भी है, आदि, ये 7-8 शब्द हैं जिनके थ्रू हम समुच्चय बोधक के वाक्य बना सकते हैं। उसमें से मैंने जो एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले मैंने लिया पंजाबी या संस्कृत में से कोई एक विषय चुन लो। या क्या है? इसके अंदर समुच्चय बोधक शब्द है। पंजाबी या संस्कृत में से कोई एक विषय चुन लो। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है राम गाना गा रहा है और, राम गाना गा रहा है और श्याम तबला बजा रहा है। राम गाना गा रहा है और श्याम तबला बजा रहा है। जो और है वो क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। तीसरा है मैं जिम जाना चाहती हूँ। मैं जिम जाना चाहती हूँ लेकिन, लेकिन क्या है? लेकिन इसके अंदर समुच्चय बोधक शब्द है। मैं जिम जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अब इसके अंदर मैंने या, और लेकिन, मैंने 3 शब्दों का यूज करके आपको वाक्य बना के दिखाए हैं कि समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो कहाँ लगते हैं। दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, जो जोड़ते हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं। एक वाक्य आधा पड़ा है, एक अधूरा। राम गाना गा रहा है और श्याम तबला बजा रहा है। 2 वाक्य होंगे। और नहीं लगाती तो अलग अलग पड़े हैं, लेकिन अगर मैं और लगा के इसको मैंने एक में ही कर दिया है। इस तरीके से समुच्चय बोधक का हम प्रयोग करेंगे। हाँ जी बच्चे, हमने संबंध सूचक, विस्मयादि समुच्चय बोधक और अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक के बारे में। तो पहले 3 पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? विस्मयादि, विस्मय हैरान करना। तो विस्मय का मतलब भाव प्रकट करना, मन के, दुख, शोक,
घृणा, प्रसन्नता, मज़ा, आनंद। तो ये सारे जो शब्द हमारे अंदर भाव प्रकट करते हैं तो उन्हें हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विस्मय, घृणा, शोक, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे हम कोई सी भी चीज को देख लेते हैं तो हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर फूल है, आहा मजा आ गया, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो ये चीजें हमारे अंदर आनंद और प्रसन्नता जो देती हैं तो इनसे हमारे मन के भाव निकलते हैं। तो इन्हीं को ही हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें अलग अलग चीजें होती हैं। तारीफ एवं प्रशंसा का अलग से हम रिएक्ट करते हैं। अगर कोई घृणा हो तो उसके लिए हम अलग से रिएक्ट करते हैं। छी छी कितने गंदे हो, छी छी कितने गंदे कपड़े पहने हैं, छी यहाँ कितनी गंदगी है। तो ये हमारी घृणा को शो कर रहा है। वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये हमारी खुशी को हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि फूल कितना सुंदर है। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, तो इसमें हम उनकी तारीफ कर रहे हैं बच्चे की कि वो कक्षा में प्रथम आया है, वो इतना पढ़ा है। उसके बाद जैसे पीड़ा, दर्द और परेशानी, हाय मेरी दुकान में आग लग गई, तो ये एक तरह की पीड़ा अंदर से कि मेरी दुकान जल गई है। और उफ कितनी गर्मी पड़ रही है, ये परेशानी आ रही है, उफ कितनी गर्मी है। तो इस तरीके से ये हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं। हानि और शोक, हे राम ये क्या हो गया, हम एकदम से लेकिन भाव सारे हैरानी वाले ही हैं। तो विस्मय का मतलब ही हैरानी होता है। हैरानी करने वाले शब्द, वो चाहे घृणा हो, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे वो डर हो, क्रोध हो, प्रशंसा हो, कुछ भी हो, विस्मय हो, शोक हो, ये सारी हमें अंदर से हैरान कर देते हैं, हमारे मन के भावों को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए हानि और शोक में जैसे हे राम ये क्या हो गया, ओ राम के पिता को क्या हो गया। तो इस तरीके से हम हैरानी वाले शब्द यूज करते हैं। उसके बाद प्रसन्नता और आनंद में हम बोलते हैं वाह मजा आ गया आज तो। घृणा में हम बोलते हैं छी छी कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कितनी गंदगी फैली है यहाँ पे। तो ये सारे शब्द क्या है। डर, अगर हमारे सामने सांप आ जाए, बाप रे इतना बड़ा सांप, या शेर आ गया हमारे सामने, तो मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, एकदम से हमारे जो भाव है वो फेस पे आ जाते हैं। तो इन्हीं को ही हम सबको विस्मयादिबोधक शब्द हम कहते हैं। अब आपका ये चैप्टर बेटे कंप्लीट हो गया है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के अंदर मैंने जो जो आपको समझाया है, पहला मैंने टॉपिक आपको बताया था विकारी शब्द कि विकारी शब्द क्या होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी है। और अविकारी कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक, ये अविकारी शब्द हैं। तो इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा है। तो अब हम इसका बुकवर्क भी करेंगे, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से करना। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी या डाउट हो तो आप लाइव क्लास में मेरे से आप पूछ सकते हो कि इसको मैम कैसे बोलना है, कैसे क्या करते हैं इसको, इसलिए आप मेरे से इसको अच्छे से पूछ सकते हो। पूरा ध्यान से वीडियो सुनना, पूरी ध्यान से एक एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना कि इसमें क्या बोला गया है और कैसे किया गया है, ताकि आप इसका बुकवर्क खुद से कर सको। अब आगे जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका बुकवर्क करवाऊंगी। धन्यवाद।